हेलो की एपीआई बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी एपीआई का जो यूआरएल हो ना वो कुछ इस तरह से हो। लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश हेलो। मैं चाह रहा हूँ कोई इस एपीआई को जब कॉल करे तो हमारे पास बस एक मैसेज जेसन फॉर्म में आए जिसमें लिखा हो हेलो वर्ल्ड। तो एक सिंपल सी एपीआई मैंने बनानी है जिसका यूआरएल ऐसा है। याद है ना हमने जब बुक्स की एपीआई जब यूज कर रहे थे तो उसके अंदर भी सबसे पहले क्या होता है, एक बेस यूआरएल होता है। बुक्स एपीआई अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो हमने उसके अंदर देखा था एक आपके पास मेन यूआरएल होता है। हमारे केस में क्या है ये जी आप वाइट चला रहे हैं ये सेकंड लाइन जी। हमारे केस में बेस यूआरएल क्या है, अभी जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था क्या है, देखो यहाँ पे यूआरएल जो है ये लिखा हुआ है सिंपल बुक्स एपीआई डॉट विलेज डॉट मी, ये लिखा हुआ है। हमारे केस में तो ये नहीं है ना, हमारे केस में क्या है, अरे सही बताया, लोकल होस्ट 3000 हमारे पास बेस यूआरएल है और उसके आगे जो हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या नाम दिया हुआ एंड पॉइंट। तो इनका एक एंड पॉइंट है स्टेटस, हमारा एंड पॉइंट जो है उसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें हैं, एक एपीआई स्लैश हेलो, तो एक एपीआई है और एक हेलो है, तो बेसिकली हमारा ये एंड पॉइंट है। तो लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश हेलो। मैं चाहता हूं कि भाई इस पे जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूं या ब्राउजर पे खोलूं तो मेरे पास यहाँ पे एपीआई कॉल होगी। एपीआई कॉल होने की सूरत में मेरे पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जेसन फॉर्म में आएगा। क्योंकि हमने देखा है एपीआई का रिस्पॉन्स हमेशा जेसन फॉर्म में आता है, जैसे ये वाली एपीआई है इसका रिस्पॉन्स भी कॉपी नहीं हुआ, जेसन में आएगा स्लैश स्टेटस एंटर। तो ये देखें ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में आ रहा है। हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स भी कुछ ना कुछ जेसन में आना चाहिए। तो अब अभी हमने क्या किया है, एपीआई का यूआरएल तो बना दिया है बट हमने जो है अभी एपीआई जो अपनी मेन एपीआई है वो नहीं बनाई है। तो उसको बनाने के लिए हमने एक फाइल बनानी है एपीआई के फोल्डर के अंदर, हेलो के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रखूंगा route.ts। क्या ये फाइल का नाम रखना जरूरी है, कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी है एपीआई बनाने के लिए जरूरी है route.ts फाइल का नाम रखना। जी सवाल, अभी गेस्ट आ सकते हैं ना इसलिए लगाया, तो आप लोग एक काम करें या तो फिर उस तरफ बैठिए या इस तरफ आ जाए, ठीक है। तो शायद गवर्नर साहब भी आए तो इसलिए रखिए। अच्छा तो हमारे पास route.ts के हमने जिनको मसला हो रहा है ना यहाँ से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से रुक जाएगा या उस तरफ जा सकते हैं, सही। अच्छा एक मिनट ना, मैं सब आपको जवाब देना है, सवाल पूछना है, अच्छा पूछना कि हम चाह रहे हैं कि कोई भी हमारी एपीआई से क्या कर सके, ईमेल कर सके किसी को, ठीक है। कोई भी हमारी एपीआई कॉल करे लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश हेलो, कोई भी अगर ये कॉल करे तो हम क्या करें, इसके कॉल करने की सूरत में ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ईमेल की एपीआई भी यूज करनी होगी। इसी तरह से हम एपीआई इसलिए बना रहे हैं ताकि हम एक इनकी एपीआई पे डिपेंडेंट ना रहे
फॉर एग्जांपल ये बुक्स की एपीआई है, ये क्या कर रही है, बुक्स का डेटा आपको प्रोवाइड कर रही है। इसमें क्या है, ये इन्होंने अपना डेटा यूज किया हुआ है बुक्स का, जो कि मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, स्लैश बुक्स अबे तुम बोलो स्लैश यार, टेंशन बुक्स। अगर मैं खोलूं तो हमारे पास ये देखिए बुक्स का डेटा आ गया। नहीं बताओ देखो। अब क्योंकि ये जो है जिन्होंने एपीआई बनाई है, ये उनका डेटा है, इसमें चेंज नहीं कर सकता। एक और पॉइंट ये है, कल को अगर इन्होंने चाहे तो ये अपनी एपीआई बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनकी एपीआई है ना, इनके पास कोड रखा हुआ, और ये फ्री एपीआई है, तो ये चाहे तो भाई इसके जो बुक्स का डेटा है वो डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे भी डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कस्टम एपीआईज बनाते हैं ताकि हम बहुत सारे काम कर सके, और प्लस फॉर एग्जांपल मैं अपनी एपीआई बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो आप सब भी मेरी एपीआई को यूज करें। तो इस तरह की चीजें, इसी तरह से हम अपनी एपीआईज बनाते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है बनी बनाई एपीआईज यूज करते हैं। बनी बनाई एपीआईज हम कौन से केसेस में यूज करेंगे, जहां पे हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो और उसको करने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई कोई बनी बनाई एपीआई है जो कि हमें जो है प्रोवाइड करा, जाहिर है वो फ्री तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ पेड तो होगी, क्योंकि जाहिर है वो आप अपनी एपीआई बेच रहे हैं, तो फ्री में सबके लिए कर देंगे तो वो क्या कमाएंगे, और प्लस उनकी एपीआई चलाने के उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास जैसे पेमेंट्स का काम है, हमने किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए भी एपीआई बनेगी, बट वो अगर आप पेमेंट की एपीआई खुद बनाने बैठो तो भाई बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जिसका नाम है स्ट्राइप। डैशबोर्ड खुलिए तो स्ट्राइप, STRIP ये हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पेमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हो, प्लस आप अपनी वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट में भी पेमेंट एक्सेप्ट करने का फीचर आ जाए। लेकिन ये हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है तो इसका टेस्ट अकाउंट मिलता है गूगल में, उसके अंदर सारी एपीआईज की टेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी एपीआईज देती हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन की एपीआई होती है कि हर महीने आप किसी से $100 चार्ज कर रहे हैं हर महीने, तो सब्सक्रिप्शन की भी एपीआई आपको देता है। तो इस तरह की एपीआई जो कि बहुत बनाना मुश्किल है, आप क्या कर सकते हो, जैसे में स्ट्राइप की एपीआई यूज कर सकते हो। ये फ्री है, लेकिन जो है ये बेसिकली पे एज यू गो मॉडल फॉलो करते हैं। जितनी आपके पास पेमेंट्स आएंगी ना उसमें से कुछ कमीशन रखेंगे। नहीं 2.5 कुछ ऐसा होगा, 10% होगी $99 या इसकी प्राइसिंग में लिखा होगा कि भाई कितना ये चार्ज करेंगे। तो वैसे तो फ्री है, लेकिन जितना भी आप किसी को चार्ज करोगे उसमें से कमीशन रखते हैं 2.9% प्लस 30 सेंट्स। तो ये इनके चार्जेस हैं, हर ट्रांजैक्शन पे ही करते हैं। बाकी आपके पास आएंगे और आप अपने अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, और आप लोग अपने ई कॉमर्स जो आपने बनाया उसको एक्सटेंड करने के लिए पेमेंट भी आप लगा सकते हो। इसमें एक और अच्छा फीचर है कि बना बनाया चेकआउट दे देते हैं, आप उसमें कार्ड की इंफॉर्मेशन डालो और क्या करते हैं कि पैसे आप डिडक्ट करवा सकते हो। जी, अरे तो किसी और के लिए तो बनानी होगी ना। स्ट्राइप जो है बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, लास्ट ईयर इनकी पुरानी अर्निंग शायद $8 ट्रिलियन से ऊपर हो गई, या ऑल टाइम उन्होंने $1 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया, तो $8 ट्रिलियन बहुत ऑल टाइम शायद उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो हमारे पास क्लाइंट्स जो भी होगा आपका जिसके लिए आप बनाएंगे स्ट्राइप,
वो आपको अकाउंट देगा, उसका अकाउंट आप यूज करेंगे। जी खतरनाक वेबसाइट बनाई हुई है इधर भाई, चेकआउट। मैंने आपको बताया कि भाई आप जरूरी नहीं कि सिर्फ डेटा की एपीआई बनाओ, आप ऐसी भी एपीआई बना सकते हो कि उसको कॉल करने पे क्या हो, कुछ ना कुछ काम हो। जैसे मैं अपनी इस एपीआई को, मैंने हेलो वाली एपीआई को कॉल किया, तो ये एपीआई क्या करेगी, ये एपीआई एक ईमेल सेंड कर देगी। किसको सेंड करेगी, आप ही को सेंड कर देगी कि आपको जो भी आप कोड लिखेंगे उस हिसाब से आपको चलेगी। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं एपीआई के, एक मैंने आपको ईमेल वाला बता दिया। जी ओटीपी भी है, बिल्कुल। एक सेकंड, एक सवाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान का क्लाइंट आता है, देखिए पाकिस्तान का क्लाइंट आता है तो वो आपको उसी तरह से अकाउंट देगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर अमूमन क्या होता है, क्लाइंट जो है स्ट्राइप का अकाउंट बनवाते हैं, बाहर दुबई से बनवाएंगे, अपना बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उनका, दुबई से बनवा के स्ट्राइप उनके पास इनेबल हो जाएगा, बाहर का अकाउंट पे जो है ना वो ला के देगा। वरना ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन का बड़ा जो है ना मुश्किल प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ता है, बड़े मसले होते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास ऑप्शन है लेमन स्क्वीजी, ये पाकिस्तान में है, बट अब ये चलता है कैसे, मैंने कभी चलाया नहीं है, लेकिन स्ट्राइक ने इसको भी खरीद लिया, एक्वायर कर लिया वैसे। बताओ स्ट्राइक कहाँ तक जा रहा है यार इधर लेकिन भाई। ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, आखिरी ठीक टीम है। है ना। तो इससे भी आप पेमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, और इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद दिख भी रहा है, सब्सक्रिप्शन का है, ऑर्डर्स का है, ट्रांजैक्शन वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीजें। जी अब यहाँ से चलो फंक्शन बनाते हैं, जैसा हम बनाते हैं फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ गेट। बता रहा हूँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम रखा गेट। गेट क्यों रखा है, क्योंकि हमारा जो ये वाला फंक्शन होगा, इसका काम जो हमारी ये वाली एपीआई होगी, इसका काम ये होगा कुछ ना कुछ डेटा ये बस सेंड करे। तो जब भी कोई इस एपीआई को कॉल करेगा, ये बस रिस्पॉन्स पे क्या देगा, डेटा दे देगा। तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज करते हैं, वही हमने यहाँ बुक्स की एपीआई में भी देखा था। तो बुक्स की एपीआई के अंदर ये बुक्स की एपीआई के अंदर देखें, बुक्स का डेटा अगर मुझे फैच करना है तो मेथड कौन सा यूज करना था, गेट। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा, पोस्ट। इसी तरह से आगे फिर हमारे पास फैच भी है अपडेट करने के लिए, और डिलीट है डिलीट करने। फिलहाल हम डेटा फैच करना सीख रहे हैं, उसके लिए मैंने आगे लिखा गेट। रिटर्न के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज मुझे यूज करनी होगी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, बेसिकली एक क्लास है जो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में क्लासेस थी ना, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए हम चाह रहे हैं कि कोई हमारी एपीआई कॉल करे, तो एपीआई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगी ना, कुछ ना कुछ जवाबन कुछ भेजेगी। तो वो क्या होगा और किस फॉर्म में होगा, वो हम इस लाइन में बता रहे हैं रिटर्न के साथ। तो हम बता रहे हैं कि भाई जो भी रिस्पॉन्स होगा वो जेसन फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में भी भेज सकते हैं, बट हम जेसन में भेजते हैं अमूमन। और इसके अंदर हम बता देते हैं भाई रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें होंगी। सिंपल एक मैसेज होगा जो कि हमारे पास, इसको मैं अलग अलग लाइन में कर देता हूँ इस तरह से। तो कोड को देखिए बिल्कुल आसान सा है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो कि हमने ऊपर से इंपोर्ट कराया है, उसके साथ हमने कहा डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हम जो है जेसन फॉर्म में कोई भी डेटा पास कर देते हैं, तो हमारे पास वो रिस्पॉन्स में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दूं, तो ये जेसन फॉर्म में मेरे पास रिसीव, क्या ये एपीआई बन गई है।
या कुछ मिसिंग है? देखते हैं। मैं जाता हूँ अपने URL पे localhost 3000/api/hello, एंटर दबाते हैं, देखते हैं API कॉल होती है नहीं होती। नहीं, तो मैं क्या गलत गलत बता रहा हूँ? नाम तक आगे तक पहुंचा हुआ है। क्या कर रहे हो यार, गलत गलत पढ़ा रहे हो। अरे npm run dev कौन करेगा? तो npm run dev हमने कर दिया है, उसके बाद ही होगा ना। और Next.js 15 अब जो है हमारे पास अच्छे से चल रही है, मैंने भी टेस्टिंग वगैरह करी है, तब तक तो सही चल रही है। 15.1 एक वर्जन आ गया, तो ये अपडेट करते जा रहे हैं। खैर, ये Next.js APIs बनाना जो है वो Next.js पे सेम टू सेम ऐसे ही होगा। Next.js 14 में, 15 में और 14 में दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं है। क्या है हमारे पास, जब हमने API को कॉल किया localhost 3000/api/hello, जब मैंने कॉल किया तो मेरे पास रिस्पांस आया है JSON फॉर्म के अंदर, और उसके अंदर से हमारे पास एक मैसेज है जो कि हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ रिस्पांस में मैं बुक्स का डेटा दे सकता हूँ। अब हमने डेटाबेसेस तो पढ़े नहीं है, तो डेटा अमूमन हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होता है, बट जो है हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा भी दे सकते हैं। जैसे हमने ये वाली API बनाई है, इसके अंदर हम बुक्स का डेटा पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे? क्या चीज? ये आपने जो बताया रिटर्न वाला। देखें, ये जो पार्ट है ये तो बहुत आसान है। इसमें आप देखें हमने क्या किया है, रिटर्न के अंदर हमने नेक्स्ट रिस्पांस, एक हमारे पास बनी बनाई क्लास है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया, .json का मेथड यूज किया। ये हमारा जो भी रिस्पांस होगा उसको JSON फॉर्म में रिटर्न कर देगा। मतलब जो भी हमारी API कॉल हो रही है वो इस फंक्शन को कॉल कर रही है, और ये फंक्शन जवाबन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, मैसेज रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड के साथ। तो ये इस तरह से देखें कि जब मैं localhost 3000/api/hello को जब मैं कॉल करूंगा गेट रिक्वेस्ट के साथ, ब्राउजर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी भेजता है, गेट रिक्वेस्ट भेजता है। तो हम जब मैं इसको सेंड करूंगा तो मेरे पास जो फंक्शन कॉल होगा वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन जवाबन क्या चीज रिटर्न कर रहा है, एक मैसेज रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो वही हेलो वर्ल्ड हमें मिल जाएगा। किस फॉर्म में भेज रहा है, यहाँ से JSON फॉर्म में भेज रहा है, तो यहाँ पर भी हमें जो रिस्पांस आएगा वो JSON फॉर्म में आएगा। तो बस ये रिस्पांस भेजने का एक हमारे पास तरीका है कि नेक्स्ट रिस्पांस की हमारे पास क्लास होती है, इसको यूज करते हुए हम जो है अपना रिस्पांस भेजते हैं। हर API के अंदर नेक्स्ट रिस्पांस करके रिस्पांस भेजेंगे। API के अंदर हम और भी काम करा सकते हैं यहाँ पे, बट फिलहाल तो हमने रिस्पांस भेजा जी। डिप्लॉय कैसे होगी हमारी API? हमारी API डिप्लॉय हो जाए वर्सल में डिप्लॉय करेंगे, हमारी API की खुली बन जाएगी वर्सल में। तो कोई हमने एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। वर्सल हमारे पास हमारी वेबसाइट को भी डिप्लॉय कर देगा, हमारी API को भी डिप्लॉय कर देगा। जैसे वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं वैसे ही करेंगे, वो खुद ब खुद आपकी API लाइव कर देगा। तो हम करके भी देख लेंगे, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि API कॉल कैसे हो रही है, API बनाते कैसे है। सबसे पहला काम तो ये कि फाइल का नाम route.tsc होना चाहिए, फोल्डर का नाम कुछ भी रखें, हाँ route.tsc हो। tsx जो है हमारे पास यूज होता है JSX वाला, जो हमारा HTML का सिंटैक्स है उसके लिए। यहाँ तो हम HTML वगैरह नहीं करेंगे, यहाँ तो हम प्योर फंक्शनैलिटी होगी। वो route.ts हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, और उसके अंदर हम नॉर्मल फंक्शन जो है वो हमने कॉल किया।
क्या क्योंकि हमारी फाइल जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट पेज दोनों डॉट लिख TSX सकते हैं सर। TSX हमारे पास एक सिंटेक्स है जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, और टाइपस्क्रिप्ट भी टाइपस्क्रिप्ट लिख लिख रहे रहे हो हो और और HTML HTML भी भी लिख लिख रहे रहे हो। हो। यहाँ पे हमारे पास HTML और टाइपस्क्रिप्ट दोनों लिख रहे हो, इसलिए हम TSX फाइल का नाम रखें। APIs के अंदर हमारे पास HTML नहीं हम करते, तो इसलिए हम जो है सिंपल फाइल का नाम रखेंगे route.ts। तो TSX हमारे पास कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, पेजेस बनाने के लिए यूज होता है, API बनाने के लिए यूज होता है। एक मिनट जी। हाँ मैं वही बोल नाम रखते हैं तो कुछ और भी नहीं रख सकते हैं, route.ts ही क्यों रखते हैं यार? मैं जवाब दे दूं, जवाब दूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन एक तो दे देना पहले। route.ts फाइल का नाम रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एपीआई जब नेक्स्ट, ये एपीआई कौन बना रहा है? ये नेक्स्ट.js बना के दे रही है आपको। इतना आसान थोड़ी होता है एपीआई बनाना, जिन्होंने बनाई है उनको आइडिया होगा। नेक्स्ट.js आपकी हेल्प कर रहा है भाई, आप बस फंक्शन लिखो, मैं आपके लिए एपीआई बना दूंगा। अब नेक्स्ट.js को कैसे पता चलेगा? आपके पास इतनी सारी फाइल्स हैं, उसमें से एपीआई वाली फाइल कौन सी है? नेक्स्ट.js को कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट.js से ये देखेगा जिस भी फाइल का नाम route.ts है वो एपीआई है, तो उसको कंसीडर करेगा कि वो एपीआई है, उसकी एपीआई बनाएगा। हर फाइल की थोड़ी एपीआई बनाएगा, page.tsx की थोड़ी एपीआई बनाएगा, जो वो पेज बनाने के लिए। इसी तरह से आपके पास बटन का कंपोनेंट है, बटन की थोड़ी एपीआई बनाएगा, वो बटन आपके पास सिंपल कंपोनेंट बनाने। तो नेक्स्ट.js ने कहा है अगर आपने आसान तरीके से एपीआई बनानी है, फाइल का नाम रखो route.ts, मैं आपके लिए खुद ब खुद एपीआई बना दूंगा, वरना एपीआई बनाना बहुत मुश्किल काम था पहले जी। सबसे पहले एपीआई के अंदर हम डेटा स्टोर नहीं करते, डेटा हमेशा स्टोर होता है डेटाबेस में। एपीआई यूज होती है डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस जहां पे सारा डेटा रखा हुआ है और एपीआई, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ कनेक्शन बनाते हैं, ऐसे ही नहीं कनेक्ट हो जाते, हम कनेक्शन बनाते। तो फिर एपीआई जो है क्या करेगी? आपके डेटाबेस से डेटा फेच करके ले आएगी। लिंक सही नाम नहीं होगा, कनेक्शन कैसे? हम डेटाबेस लिंक पढ़ेंगे ना, देखिए हमें एपीआई तो एक सेकंड जैकेट जैकेट फ्लैग अच्छी लग रही है। कौन है भाई नागरा? आज जो आप बता दो। आप नागरा की एग्जांपल से बताओ। अच्छा नहीं बताता। आपका सवाल क्या था? डेटा जब हम अलग से लाएंगे तो एपीआई का क्या फायदा? ये सवाल था। सवाल ये है कि भाई कैसे हम जो है अपना डेटा एपीआई में लाएंगे, उसके लिए यहाँ पे जो है कुछ कनेक्शन का कोड लिखेंगे एपीआई के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा भाई मेरा डेटाबेस कहाँ पे रखा है, डेटाबेस की लोकेशन बताऊंगा और डेटाबेस का पासवर्ड भी बताऊंगा, कुछ कोड लिखूंगा यहाँ पे। कोड लिखूंगा तो ये मेरी एपीआई क्या करेगी? डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा और कोड लिखूंगा कि भाई फेच करके ले आओ, क्या फेच करके ले आओ? बुक्स डेटा। ये तो मैं अभी फिलहाल कमेंट्स लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आगे चल के आप क्या लिख रहे होगे? यहाँ पे कुछ कोड लिख रहे होगे जिससे जो है डेटाबेस से डेटा फेच करके लाया एपीआई।
हम डेटाबेस को डायरेक्ट फ्रंट एंड के साथ कॉल नहीं कर सकते, आपके ब्राउजर से डेटाबेस को नहीं एक्सेस कर सकते, सिक्योरिटी रिस्क है। ऑथेंटिकेशन भी आपके पास होती है, उसके लिए भी आप एपीआई बनाते हैं। लॉगिन साइन अप जो है ना, उसके लिए भी आपके पास एपीआई होती है जी। एक और फोल्डर बनाएंगे और उस एपीआई का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ। अब मैं दूसरी एपीआई बनाऊंगा, एक मैंने हेलो की एपीआई बनाई, दूसरी एपीआई मैं बना रहा हूँ, उसके लिए मैं फोल्डर बनाऊंगा। पहले फोल्डर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इस बार मैं रख लेता हूँ बुक्स फॉर एग्जांपल। एक हमारे पास हेलो की एपीआई हो गई, एक हमारे पास बुक्स की एपीआई हो गई। बुक्स की एपीआई के लिए अभी सिर्फ फोल्डर बनाया है, फाइल बनानी है तो इसके अंदर भी route.ts ये मैं बना लूंगा और इसके अंदर भी सेम टू सेम हम फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे और ये भी हमारे पास वैसे ही एपीआई की तरह चलेगी जैसे हमारे पास हेलो वाली एपीआई चल रही है। सिंपल हमारे पास जेसन फॉर्म के अंदर रिस्पांस आ गया जी। भी तो दिखाएंगे, तो वो भी हमारे पास बहुत आसान है, अभी मैं करके दिखा देता हूँ जी। गेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो हम एपीआई बना रहे हैं वो गेट रिक्वेस्ट होगी, बेसिकली सिर्फ डेटा आपको दे रही है। हम जब भी उस एपीआई को कॉल करते हैं, हम यहाँ पे पहले तो इसको एसिम कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं const response wait fetch का फंक्शन वैसा का वैसे ही रहेगा। यूआरएल के अंदर क्या आएगा, एक तो हम पूरा यूआरएल लिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो एपीआई है वो नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही एग्जिस्ट करती है ना, तो नेक्स्ट.जेएस ने आपको आसानी दी है, वो बोल रहा है भाई पूरा यूआरएल ना भी लिखो तब भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि मैं लिखूंगा /API/hello। जब मैं ये लिखूंगा तो ये समझ जाएगा भाई नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही कोई एपीआई है जिसका यूआरएल, जिसका एंड पॉइंट ये है /API/hello, तो उसको कॉल करना है। तो नेक्स्ट.जेएस आपके काम को आसान बना रहा है। अच्छा, अगेन फिर हमारी एपीआई का जो बाकी का प्रोसेस है वो सेम टू सेम रहेगा कि भाई हमने जो भी रिस्पांस आ रहा है जेसन फॉर्म में उसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और उसको प्रिंट करा। तो ये तीन लाइनें बस वैसी की वैसी हैं, ये बस चेंज है कि हमारा जो बेस यूआरएल है वो वैसे है। वरना अगर आप लोकल होस्ट 3000 लिख दोगे ना तो मसला ये होगा, कल को हमें इसे डिप्लॉय भी करना होगा। डिप्लॉय करने के बाद क्या मसला आएगा भाई, यूआरएल तो चेंज हो जाएगा। यार वर्सल पे जब आप डिप्लॉय करोगे तो वर्सल पे तो लोकल होस्ट 3000 नहीं होता ना, वर्सल का अपना यूआरएल होगा, फिर वापस आगे ये चेंज करना पड़ेगा। वर्सल ने आपको ये आसानी दी है तो भाई ये जो बेस यूआरएल होता है ना वो लिखो ही नहीं, वो खुद ही फिगर आउट कर लेगा। हम बस एंड पॉइंट बताते हैं यूआरएल के बाद वाली चीज कि आपकी एपीआई कहाँ रखी है, वो खुद ही समझ जाता है। इसको मैं सेव करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो है page.tsx में चलता है पहले ताकि वो कॉल तो लोकल होस्ट 3000। मैं अपनी वेबसाइट पे आया तो ये मेरी एपीआई कॉल करेगा, कंपाइल हो रहा है और जो है हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी। क्या है भाई, एरर आ गया, 500 का एरर है, फेल टू पार्स यूआरएल API/hello, इनवैलिड यूआरएल मैंने डाल दिया। क्या मसला है भाई, नहीं ये बता भी तो रहा है ना 500 तो है, लेकिन इनवैलिड यूआरएल किस चीज का है, API/hello। नेक्स्ट.जेएस 15 में हो सकता है इन्होंने कुछ चेंजेस करी हो, 14 में भी यही आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के हम ट्राई कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000, देखते हैं शायद इसका मसला हो। वैसे तो ये इसके बाहर भी चल जाता था, लेट्स सी। हाँ, अब हमारे पास सही रिस्पांस आ रहा है जब मैंने पूरा यूआरएल लिखा, बट इसका कुछ ऑल्टरनेट होगा, हमारे पास इस तरह से भी चल जाता था बट शायद कुछ चेंजेस हुई हो या मैं भूल गया हूँ।
तो अब तो हमारे याद करने में ज़्यादा आसानी होगी कि हमारा जो भी एपीआई का यूआरएल है हमने एज इट इज पास कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास रिस्पॉन्स दे देगा, हमने डेटा में स्टोर कराया और डेटा को कंसोल पे प्रिंट करा दिया। जो भी हमारी एपीआई रिस्पॉन्स दे रही थी वो हमारे पास प्रिंट हो गया है टर्मिनल। अपनी एपीआई बनाता है, अपनी एपीआई बनाने के बाद वो कहता है कि भाई अगर वैसे तो पब्लिक नहीं होती वो एपीआई, सबको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का ही कोई इदारा है वो कहता है नादरा से कि भाई मुझे लोगों का डेटा चाहिए, तो नादरा क्या करेगा, पूरा डेटा उठा के दे देगा डेटाबेस? नहीं, डेटा नादरा के पास ही रहेगा। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए नादरा एपीआई देगा अपनी दूसरे इदारे को, फिर वो इदारा क्या करेगा, वो उनकी एपीआई से किसी का भी डेटा मंगवा सकता है, किसी भी यूजर का डेटा मंगवा सकता है, उनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। इस तरह से एपीआई काम कर रही होती है और यूज होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए। जी नादरा एपीआई ऐसे थोड़ी दे देगा, ऐसे तो भाई सब